कल हम देख चुके थे कल मतलब इससे पहले की क्लास में कि विलियन क्या होते हैं, कोलाइडी विलियन क्या होते हैं, निलंबन क्या होते हैं। उसके लिए एक प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया था हमने। मैंने किया था, आपको दिखाया था कि 3 ग्लास लेंगे, यदि तीनों में समान मात्रा में पानी लेंगे और एक में यदि हम शक्कर घोलते हैं, दूसरे में यदि हम दूध घोलते हैं और तीसरे में अगर आटा घोलते हैं, तो हमें जो है वो क्रमशः जिसमें शक्कर घोलेंगे उसमें विलयन प्राप्त होगा। दूसरा यदि हम दूध घोलते हैं तो कोलाइट प्राप्त होगा। और तीसरा यदि हम उसमें आटा घोलते हैं तो हमें निलंबन प्राप्त होगा, है ना। और उनके गुणों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। अगर हम लाइट मारे तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा कि नहीं देगा। उनके कणों का आकार नीचे दिखाई दे कणों का आकार दिखाई देता है कि नहीं, उसके कण दिखाई देते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद थोड़ी देर अगर उसको खाली छोड़ दें तो वो हमको वापस मिल जाते हैं कि नहीं, मतलब वो नीचे सेटल हो जाते हैं कि नहीं, वो सारी चीजें हमने देखा था, है ना। उसके कणों के आधार यही ये वाले जो विलियन के गुण थे, वो सारी चीज हमने ये वाली चीज देख चुके थे। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि विलियन बराबर से विलियन जो है वो किससे मिलकर बना होता है। विलियन जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है विलय और एक होता है विलायक। आपको याद हो तो ये चीज बता चुका हूँ मैं। आज इसी का यूज करके हमको जो है इसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का न्यूमेरिकल आना चाहिए। विलय प्लस विलायक। अच्छा, विलायक किसको बोलते हैं? विलायक उसको बोलते हैं जिसमें कोई चीज घोली जा रही होती है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे प्रैक्टिकल में हमने क्या घोला था? शक्कर घोली थी, किसमें? पानी में घोली थी। तो पानी में घोली थी ना, तो पानी यहाँ पर विलायक हो जाएगा। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। जिसकी मात्रा कम होती है या फिर जिसको घोला जाता है उसको हम विलय बोलते हैं। जैसे कि हमारे प्रैक्टिकल में विलय पदार्थ क्या था? शक्कर थी। शक्कर थी। जरूरी है शक्कर पानी का ही घोलो, और कुछ नहीं हो सकता क्या विलयन में? बिल्कुल हो सकता है ना। क्या हो सकता है? जैसे उदाहरण के लिए हम मान लें एल्कोहल में अगर हम आयोडीन घोलते हैं तो टिंचर आयोडीन बनता है। यहाँ एक उदाहरण लिखा हुआ है टिंचर आयोडीन का। टिंचर आयोडीन जो है वो मेडिकल फील्ड में यूज की जाने वाली एक तरह से दवाई है, और इसको एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं। टिंचर आयोडीन जो है वो दो चीजों का मिक्सचर होता है, एल्कोहल और आयोडीन। एल्कोहल और आयोडीन। इसमें जो एल्कोहल एल्कोहल होती है, एल्कोहल वही चीज है जो शराब, जिसके नाम आप कॉमन नाम जिसको शराब के नाम से जानते हो। तो टिंचर आयोडीन एल्कोहल और आयोडीन का मिक्सचर होता है, जहाँ पर आयोडीन जो है वो विलय पदार्थ की भांति काम करती है। क्या की भांति? विलय पदार्थ की भांति। आयोडीन क्या होता है? विलय पदार्थ होता है, मतलब इसकी मात्रा कम होती है। और एल्कोहल जो है वो विलायक की भांति काम करता है और इसकी मात्रा कैसी होती है? ज्यादा होती है। आयोडीन के बारे में आप अभी इतना जान लो कि इसका कलर जो है वो जामुनी होता है, पर्पल होता है ना। इसके बारे में आप इतना जान लो। अभी स्कूल में जो है वो आपको आयोडीन विलियन में दिखाऊंगा। आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो कई तरह से मेडिकल में भी यूज किया जाता है। घाव को साफ करने के लिए इसका एक महत्वपूर्ण यूज है आयोडीन विलियन का, है ना। आयोडीन सॉल्यूशन का वो टिंचर आयोडीन जो है वो काय से मिलकर बना हुआ होता है? एल्कोहल और आयोडीन से बना होता है। इसके बाद जो है सोडा जल या केक, सोडा जल या कोक, सॉरी, सोडा जल या कोक, यानी कि जो जो हम सोडा वाटर पीते हैं, जैसे कि पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट वगैरह जो आती है ना, वो भी एक प्रकार का विलयन ही है, सॉल्यूशन ही है। उसमें क्या करते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पानी में मिला देते हैं। जी हाँ, सही सुना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारे लिए हानिकारक है। ये बात आपको पता है। हम श्वसन के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे होते हैं। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस गैस एक्सहेल करते हैं, मतलब श्वास को छोड़ते हैं। श्वास के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर आपने शायद कई शहरों में भी गए हो गए यदि, तो आजकल जो है वो जो नींबू पानी रखते हैं वो लोग भी सोडा वाटर रखने लगे। वो मशीन रखते हैं गैस की, और आप उनसे बोलोगे सोडा वाटर दो, तो वो पानी में क्या करते हैं, उस गैस को, जैसे आपने शादियों में देखा होगा ना कॉफी बनते हुए, कॉफी की मशीन में वो जो है वो जग रख देते हैं और उसको जो है वो भाप के थ्रू पकाते हैं। स्टीम के थ्रू जो है वो कॉफी को वहां पर पका रहे होते हैं। यहाँ पर जो सोडा वाटर में वो क्या करते हैं, गैस को जो है वो पानी में मिक्स कर देते हैं। वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, पानी में घोल देते हैं।
जिसके कारण से जो है वो उसमें बुलबुले भी दिखते हैं, और उसमें जो आपको जो वो एक इफेक्ट आता है ना, झनकार वाला, वो इफेक्ट जो है वो कार्बोनेटेड वाटर की वजह से आता है। उसमें कार्बोनेटेड वाटर रहता है ना। वो कार्बोनेटेड वाटर बन जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुलने के बाद जो है पानी कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनेटेड वाटर में। तो आप जब भी कोल्ड ड्रिंक देखेंगे, किसी कोल्ड ड्रिंक पे पढ़ेंगे कि वो कोल्ड ड्रिंक काय से बनी हुई है, तो वहां पर इंग्रेडिएंट्स में लिखा रहेगा कार्बोनेटेड वाटर, है ना। तो उसमें कार्बोनेटेड वाटर बनाने के लिए जो है वो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाते हैं वो लोग, और कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। वो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसी होती है, अभी जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी टिपिकल है वो अभी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के बारे में आप जानते नहीं हो क्या होती हैं, कैसे लिखते हैं उसको, और तत्वों के बारे में नहीं जानते हैं, तो फिर उसको बताना बेकार है अभी के समय, है ना। इसलिए जो है वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए क्या जरूरी है, अभी के लिए ये जरूरी है कि विलयन जरूरी नहीं है पानी में ही घोलें आप, गैस में भी हो सकता है। अगला उदाहरण जो है वो गैस का उदाहरण है ना। वो आपको यहाँ पर दिखेगा। जो वायु है वो गैसों गैसों का मिक्सचर है। हमारी वायु में जो है वो बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए जो नाइट्रोजन गैस है उसका परसेंट कितना है, 75% अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि इसका रेशियो जगह के हिसाब से बदलता है, ये एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। और 20% क्या है, ऑक्सीजन है। 20% क्या है, ऑक्सीजन। ये 75 से 78 तक वेरी करती है। 75 से 78 तक वेरी करती है नाइट्रोजन, वैसे 75 ही के करीब होती है, लेकिन कहीं जगह 78 भी हो जाती है। ऑक्सीजन 20 से 22% वेरी करती है, जगह पर डिपेंड करता है, मैं एवरेज वैल्यू बता रहा हूँ आपको। बाकी की जो गैसेस रहती है वो 2% रहती हैं। वो 2% गैसेस कौन कौन सी होंगी, उसमें होंगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस, और उसके साथ साथ जो है वो धूल के कण भी होंगे। धूल और जलवाष्प के कण भी होंगे। वो बचे हुए 2% में ये सब चीजें रहती है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा होती है, 0.8 के आसपास होती है, और अब जो है वो और ज्यादा बढ़ गई होगी, है ना। ये पुराना रेशो है। तो ये सारी गैसेस होती हैं वायु, हमारे वायु में, आसपास जो वायु है उसमें इतनी सारी गैसेस जो है वो उपस्थित रहती है। एक डाउट यहाँ पर जनरल नॉलेज का आ सकता है। जैसा अभी मैंने बोला कि वायु में सबसे ज्यादा गैस जो है वो 75% नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस हमारे आसपास, आप अपने आसपास जो है वो नाइट्रोजन गैस को महसूस तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बात दिमाग में सोचो कि हमारे पास 75%, मतलब कि 100 में से लगभग एक तिहाई हिस्सा जो है वो, सॉरी, तीन हिस्से, अगर हम 100, एक गोले के 4 हिस्से कर दें तो 3 हिस्से के बराबर जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस है। उसके बाद आपको ऐसा डाउट नहीं हो रहा कि केवल 20% ऑक्सीजन है, तो हम अगर श्वसन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो नाइट्रोजन गैस नहीं जाएगी क्या अंदर हमारी बॉडी में? अगर जाएगी तो क्या वो नुकसानदेह नहीं होगी हमारी बॉडी को? और जाएगी तो कैसे जाएगी, और नहीं जाएगी तो क्यों नहीं जाएगी? डाउट आना चाहिए ना। हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं कि नहीं करते? उसके बाद छोड़ते कौन सी गैस है, श्वसन के दौरान नहीं छोड़ते हम। कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। मतलब हमने सांस ली, कौन सी गैस ग्रहण करी, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करी, और छोड़ी यदि, कौन सी गैस छोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी। तो इस दौरान क्या ये नहीं होगा हमारे आसपास जो गैसेस हैं वो वापस, जैसे नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा है, तो नाइट्रोजन गैस हमारे अंदर नहीं जाएगी क्या? बिल्कुल जाएगी, है ना। वो बिल्कुल जाएगी, लेकिन हमारे फेफड़े जो बने हुए हैं वो ऑक्सीजन गैस को ही इनहेल करने के लिए बने हुए हैं। ऑक्सीजन गैस को ही एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर उसको अपने अंदर समाने के लिए जो है वो बने हुए हैं। फेफड़ों की संरचना जब आप पढ़ोगे फ्यूचर क्लास में, तो आपको पता चलेगा कि फेफड़े जो है वो कई प्रकार की कुपिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। कुपिकाएं जो है वो हल्के हल्के कुपिकाएं जो है वो एक लेयर जैसी होती है, एक शीट जैसी होती है, उसमें हल्के हल्के छिद्र होते हैं। उन छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन आती है और काय में घुलती है, ब्लड में घुलती है। काय में घुलती है, ब्लड में, खून में घुलती है। और खून उस ऑक्सीजन को जो है शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है जहां उस ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये पूरी फिनोमिना है। तो वो नाइट्रोजन गैस जो है वो फेफड़ों की कुपिकाओं के थ्रू बॉडी में इंटर ही नहीं कर पाती है। वो इंटर करने के लिए उसके अपने फेफड़े बने ही नहीं है उसको इंटर करने के लिए। वो नाइट्रोजन गैस आती तो है, लेकिन वो वापस जो है वो वायुमंडल में छोड़ दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा।
उसका कोई यूज नहीं होता हमारी बॉडी में, और ना हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करने के लिए बनी हुई है। इसलिए हम इनहेल तो करते हैं नाइट्रोजन, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होता हमारी बॉडी पे, क्योंकि वो बॉडी के अंदर इंटर नहीं कर पाती। वो जैसे अंदर अंदर जाती है वैसे के वैसे बाहर भी कर दी जाती है। तो ये बात आपको याद रखना है ना। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आता है, वो आता है मिश्र धातु का कॉन्सेप्ट। इसमें हो जाता है कि जरूरी नहीं है विलयन में जो है वो विलायक जो है वो पानी ही हो, पानी ही हो। मिश्र धातु का कॉन्सेप्ट हमको बताता है कि ठोस भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, सॉल्यूशन के फॉर्म, ठोस सॉल्यूशन भी बनाए जा सकते हैं। मिश्र धातु का मैं उदाहरण लेता हूँ आपको, ताकि आपको याद भी रहे और समझ में भी आए मिश्र धातु होती क्या है। मिश्र धातुएं क्या होती हैं, पहले इस पे बात कर लें हम, है ना। 10th क्लास में फिर से आएगा ये वाला टॉपिक, अभी जो है वो बहुत कम मात्रा में है, बिल्कुल थोड़ा सा ही है आपके लिए, लेकिन 10th क्लास में थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाएगा ये। मिश्र धातु क्या होती है? मिश्र धातु बोलते हैं दो धातुओं के मिश्रण को, है ना। जब धातु एक को पिघला दे हम, पिघला दे मतलब उसको गला दें बहुत ज्यादा, धातु एक को गला दें और दूसरी धातु से मिला दें उसको, धातु दो से मिला दें यदि हम उसको, तो हमको जो है वो मिश्र धातु मिल जाती है। मतलब एक धातु को पिघलाकर दूसरी धातु से मिला देना क्या कहलाएगा? मिश्र धातु कहलाएगा। क्या जरूरत होती है मिश्र धातुओं की, क्यों बनाई जाती है मिश्र धातु, किस हिसाब से ये फिनोमेना काम आया, इसका एक उदाहरण लेके आपको मैं समझाता हूँ। आपने लोहा देखा है सभी ने? लोहा को देखा ही होगा ना, लोहे की छड़ वगैरह देखी होगी। पहली बात, जो लोहा देखा है आपने, अ, वो पेयर फॉर्म में नहीं होता है, ज्यादातर जो है वो पेयर फॉर्म में नहीं होता है। मतलब उदाहरण के लिए आपके जो घर बन रहे होते हैं, तो घरों में रॉड यूज होती है लोहे की, वो लोहे की होती ही नहीं है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। घरों में आपने जो लोहे की रॉड देखी है जिससे खंभे बनते हैं, छत डलती है, छत का जो जाला बनता है जिसके जिसके जिस पर पूरी छत टिकी हुई होती है, वो लोहा होता ही नहीं है, वो स्टील होता है। अजीब बात है ना। क्यों क्यों होता है वो स्टील और लोहा क्यों नहीं होता है? एक्चुअली जो लोहा होता है पेयर फॉर्म में जो होता है, वो मुलायम होता है। मुलायम होता है मतलब कि उसको आसानी से मोड़ा जा सकता है ना। और खींचेंगे तो उसमें इलास्टिसिटी भी होती है, वो थोड़ा सा खींचता है फिर उसके बाद जो है वो टूटता है ना। वो अब हाथ से नहीं, मशीनों के द्वारा, हाथ से नहीं खींचा जा सकता उसको, ना हाथ से मोड़ा जा सकता है। लेकिन वो जो है वो बहुत ज्यादा मुलायम होता है। मुलायम मतलब इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल हाथ से च्युइंगम की तरह मुंह में चबा लो, इतना ज्यादा भी नहीं होता है। लेकिन हाँ फिर भी वो सॉफ्ट तो होता है। अब सॉफ्ट होने के कारण से क्या होगा, यदि सोच लीजिए आप अगर उस लोहे की आपने छत डाल दी, छत पे होता है वजन, वजन सहने के लिए आपको कैपेसिटी होना चाहिए, तो वो लोहा क्या करेगा, बेंड कर जाएगा आपकी छत पे जो है वो बेंड हो जाएगा और छत पे क्रैक्स आ जाएंगे, है ना। क्रैक्स आने के बहुत सारे रीजन रहते हैं, लेकिन ये वाला रीजन कॉमन नहीं है क्योंकि लोहा यूज करते ही नहीं है हम, है ना। और लोहा जो है वो आसानी से टूट भी जाता है। जो नॉर्मल लोहा होता है, जो ओरिजिनल बिल्कुल प्योर फॉर्म में लोहा होता है, वो फ्रेगाइल होता है, वो आसानी से टूट सकता है, तो उसमें मजबूती नहीं होती है। मजबूती लाने के लिए क्या करते हैं लोहे में, कुछ कार्बन का परसेंटेज उसमें जो है वो मिला देते हैं। कार्बन एक तत्व है, आगे चैप्टर में आएगा क्या होता है वो तत्व, तत्व क्या होते हैं वो कैसा है। तो उसमें कार्बन मिला, अभी के लिए आप ये समझ लो कोयला जो है वो कार्बन से मिलकर बना हुआ है। जब लोहा पिघली हुई अवस्था में होता है तो उसमें कुछ मात्रा में जो है वो कार्बन उसमें मिला दिया जाता है, तो उससे बन जाता है इस्पात। इस्पात को इंग्लिश में बोलते हैं स्टील। क्या? स्टील। तो वो स्टील बन जाता है, वो एक मिश्र धातु है ना। हालांकि हालांकि आपको ये समझना होगा कि कार्बन जो है वो धातु होती नहीं है, लेकिन मैं आपको मिश्र धातु का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे कार्बन और लोहे को मिलाया, कुछ नई चीज मिली, उसका कुछ नए गुण हो गए। अब जैसे हम कार्बन मिलाते हैं उसमें लोहे में, जो स्टील की रॉड बनती है हमको जो मिलती है, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब उसको आसानी से आप तोड़ नहीं सकते, आसानी से मोड़ नहीं सकते, आसानी से खींच नहीं सकते, है ना। और उसी को हम स्टील बोलते हैं। तो ये कार्बन जो मिलाया जाता है लोहे में, वो 1 से 6% तक वेरी करता है। वेरी करता है मतलब अलग अलग मात्रा में मिलाया जाता है। वेरी करता है मतलब अलग अलग, वेरी का मतलब होता है, इंग्लिश का एक शब्द है, दो शब्द होते हैं, VARY, इसको हम वेरी बोलते हैं। वेरी मतलब अलग अलग, पृथक पृथक,
और VERY, तो वो वेरी जो होता है वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत वाला हो जाता है वेरी, है ना। तो वेरी करता है मतलब कि अलग अलग मात्रा में मिलाया जाता है कार्बन। जैसे उदाहरण के लिए मैंने अगर 100 किलो लोहा लिया, उसमें मैं कम से कम 6 किलो तक जो है वो कार्बन मिला सकता हूँ अधिकतम, लेकिन अलग अलग मात्रा में मिलाया जाता है, कभी 1 किलो कभी 2 किलो, वो डिपेंड करता है हमें किस क्वालिटी के स्टील की आवश्यकता है। ज्यादा अच्छी क्वालिटी के स्टील, ज्यादा मात्रा में कार्बन मिला दोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो वो रेशियो कार्बन का बिल्कुल सही होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, घर बनाते समय जो लोहा यूज होता है वो लोहा नहीं होता है, वो स्टील होता है ना। लोहे में क्या मिला, स्टील बनाने के लिए क्या करते हैं, लोहे में क्या मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं, 1 से 6%, लोहे की क्वांटिटी का 1 से 6% भाग जो है वो कार्बन मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, उसको मजबूत करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए उसको, है ना। और आसानी से मुड़े नहीं वो, है ना, उसके लिए भी जो है वो उसमें कार्बन मिलाया जाता है, ये इस्पात बनाया जाता है। इसी प्रकार जो है वो मिश्र धातुएं भी बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए एक मिश्र धातु का उदाहरण लेता हूं मैं, पीतल का। जो पीतल होता है वो तांबा और जिंक से मिलकर बना हुआ होता है। तांबा धातु है, जिंक धातु है, इन दोनों को आपस में मिला देंगे हम, तो हमको जो मिश्र धातु प्राप्त होती है उसको पीतल बोलते हैं। आपने तांबे की गुंड देखी होगी घर पे, है ना। जिंक का नॉर्मल हम यूज नहीं करते हैं घरों में, जिंक के बर्तनों का, लेकिन तांबे का जरूर करते हैं। तो आप देखोगे तांबे की गुंड जो होती है आपके घरों में, जिसमें पानी भरा जाता है, उसमें कई बार हरी परत जम जाती है। देखा है कि नहीं, देखा होगा, हरी परत जम जाती है। और कई बार वो तांबा जो है वो आप देखोगे मम्मी जो है वो उसको पीताम्बरी से साफ कर रही होती हैं, नींबू से रगड़ रही होती हैं, ताकि वो चमक आ जाए उसमें, है ना। वो समय के साथ साथ जो है वो काला पड़ता जाता है, ऐसा होता है कि नहीं, काला होते जाता है, उसका रंग जो है भदबूरा होता जाता है, पानी जो है उस पर जमता जाता है। लेकिन उसी तांबे में यदि मैं पिघला लूं और उसमें जो है वो जिंक मिला लूं, तांबे को पिघला लिया और उसमें क्या मिला लिया, जिंक मिला लिया, तो अब हमको जो धातु मिल जाएगी वो मिश्र धातु होगी, और वो जो है वो पीतल कहलाएगी। और जब पीतल बन जाती है तो उस पर जो है वो जंग लगती नहीं, उसकी रेजिस्टिविटी जंग के प्रति जो है वो बढ़ जाती है, प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है, उस पर पीतल पे जो है वो जंग कभी नहीं लगती। इसलिए जो है वो पीतल का यूज आप देखोगे कई जगह पर किया जा रहा है। आजकल जो है वो पीतल के नल भी बनाए जा रहे हैं। आपके यहाँ जो नल दिखेंगे आपको, पीतल जो नॉर्मली कलर होता है उसका वो येलो कलर होता है। पीतल का कलर कलर कैसा होता है, डार्क येलो कलर का होता है। तो आप बोलोगे भैया आप तो बोल रहे घर के जो नल होते हैं वो पीतल के बनते हैं, लेकिन उसका कलर तो जो है वो सिल्वर दिखाई देता है। तो वो सिल्वर की पॉलिश कर दी जाती है, सिल्वर कलर की जो है वो नलों पर पॉलिश कर दी जाती है, वो अंदर से जो है वो पीतल ही होते हैं, है ना। कभी आप घर में पुराना रखा हो, कोई हैवी नल रखा हुआ हो, यदि अगर आप उसको खुरचेंगे तो आप देखेंगे अंदर से उसका कलर जो है वो येलो दिखाई देगा। क्योंकि नॉर्मली जो महंगे नल होते हैं, प्लास्टिक के नहीं, प्लास्टिक पे आप कैसे खुरच सकते हो, प्लास्टिक के भी नल होते हैं अलग अलग क्वालिटी के, पहले लोहे के भी चलते थे, लेकिन अभी जो नल आ रहे हैं अगर आपके घर में लगे हुए होंगे तो वो नल जो है वो नॉर्मली पीतल के होते हैं, है ना। वो सिल्वर का उस पे जो है वो पॉलिश कर दिया जाता है। पीतल एक जो है वो मिश्र धातु है। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक आपको मैं बताता हूँ। वो ट्रिक है, अगर मुझे बात करें पीतल किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो उसको ऐसे याद कर सकते हो। ये एक तरीका होता है चीजों को शॉर्ट बनाने का। तो एक शब्द बनता है पिताजी, पिताजी बोलते हैं ना अपन, पापा को बोलते हैं ना हिंदी में पिताजी। बस हमको इससे याद रखना है कि पीतल, पी से हो जाएगा पीतल, पीतल में बड़ी की मात्रा आती है, बस याद रखिएगा ये, पीतल। ता से हो जाएगा तांबा, तांबे को इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर, कंफ्यूज नहीं होना। पहले मेरे को तो कई सालों तक तांबा और पीतल नहीं फर्क नहीं पता था, आप यकीन नहीं मानोगे। ता से हो जाएगा तांबा और जा से हो जाएगा जिंक, जी से हो जाएगा जिंक। तो पिताजी जो है वो हमको शॉर्ट फॉर्म बता देता है पीतल का। पीतल काय से मिलकर बना हुआ होता है, तांबा और जिंक से मिलकर बना हुआ होता है, तांबा और जिंक से मिलकर बना हुआ होता है
है ना। इसमें जो है वो जो पीतल होता है उसमें तांबा और जिंक होते हैं। पीतल क्या है, इसमें मिश्र धातु है। और तांबा और जिंक क्या है, ये दोनों ही धातु हैं, धातु 1 और धातु 2। धातु, दो धातु ने आपस में मिलकर क्या बनाया, मिश्र धातु बनाई। अब जो इसमें इसमें जो क्वालिटी होंगी वो इन दोनों की क्वालिटी मिलती जुलती होंगी, है ना। इन दोनों की जो क्वालिटी होंगी, दोनों ने मिक्स होकर जो है वो पीतल बनाया है। पीतल में जो क्वांटिटी होगी, क्वालिटी जो होगी, जो गुण होंगे, इसके गुण जो है वो इन दोनों पर डिपेंड करेंगे। इसके गुण भी इसमें होंगे और इसके गुण भी होंगे। पीतल के अलावा जो कुछ मिश्र धातु हैं वो आपके घरों में यूज की जाती है, उनके नाम बताता हूँ मैं आपको। पीतल के अलावा जो मिश्र धातु यूज की जाती है उसके उसके बारे में आपने सुना होगा। एक एक होता है कांसा। कांसे के बारे में सुना होगा। कांसा जो है वो अपने घरों में यूज किया जाता है। ये भी एक मिश्र धातु है। टिन का यूज किया जाता है इसमें। और भी टिन के अलावा जिंक का भी यूज करते हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ आपको। अभी आपको जरूरत भी नहीं है उस चीज की। आपको केवल पता होना चाहिए कि मिश्र धातु होती क्या है और दो तीन उदाहरण बस। वो किससे मिलकर बने हुए हैं वो आपको अभी जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो मैं बता भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी क्लास में बताने की जरूरत नहीं है। कांसा हो जाएगा एक मिश्र धातु। और आपने अगर जब टीवी बिगड़ती है, टीवी सुधारते हुए किसी को देखा होगा, तो वो एक मेटल, एक तार का यूज करते हैं, शोल्डरिंग वायर, है ना। शोल्डरिंग वायर वो जो है वो मिश्र धातु की बनी हुई होती है। उसको भी मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया। उसको मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर शोल्डरिंग वायर लिख सकता हूँ। उसको शोल्डरिंग वायर बोलते हैं, जिसको आप शायद टाँका भी बोलते हो, है ना। हिंदी में अगर बोलते हैं तो उसको टाँका बोलते हैं शायद। मैं अभी यहाँ पर शोल्डरिंग वायर ही लिख रहा हूँ। हिंदी में जो है वो टाँका बोलते हैं। टाँका भी मिश्र धातु है ना। ये टाँका जो है वो कई बार स्टील या फिर बर्तन जो रहते हैं ना अपने घरों में, उसमें भी लगाया जाता है। तो वो टाँका जो है वो क्या है, मिश्र धातु होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे मिश्र धातु हैं। जैसे मैं बात करूँ गन मेटल। गन मेटल क्या होती है, जिससे गन्स बनाई जाती हैं। ऐसी धातुएं जिससे गन बनाई जाती हैं वो गन मेटल कहलाती हैं। और जो गन मेटल होता है वो भी मिश्र धातु है ना। तो मिश्र धातुएं जो है वो क्यों बनाई जाती हैं, वो नॉर्मल धातु से ज्यादा अच्छे गुण प्रदर्शित करती हैं। अब देखना, जैसे कॉपर में एक गुण है कि वो जो है मान लीजिए उदाहरण के लिए उसमें जंग कम लगती है। और जिंक का एक गुण है कि वो जो है वो मजबूत ज्यादा रहता है। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं, रियलिटी में नहीं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि कॉपर में भी कुछ गुण है, जिंक में भी कुछ गुण है। इन दोनों को मिला देंगे तो नया जो बनेगा वो जो बर्तन बनेगा उसमें दोनों के गुण होंगे। और दोनों के गुण होंगे तो ज्यादा अच्छी बात है ना, हमारे लिए अच्छी बात होगी वो। इसलिए जो है वो मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। कई तरह के रीजन होते हैं, बहुत सारे रीजन। धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपके सामने आते आएंगे। 10th क्लास में कुछ अलग रीजन पता चलेंगे, 11th 12th में कुछ अलग रीजन पता चलेंगे। तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको पता चलते जाएगा। तो एक तरह से जो मिश्रण बनाए जाते हैं, मिश्र धातुएं जो बनाई जाती हैं, वो मिश्रण ही है। और मिश्रण जो है वो जो पर्टिकुलर फॉर्म में वो गलित अवस्था में मिला सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि तांबे की गुंड और जिंक को जो है वो आपस में मिला दो खुद, तो ठोस अवस्था में मिल सकते हैं क्या, वो नहीं मिल सकते। इसलिए जो है उनको पिघलाया जाता है, गलित अवस्था में लाया जाता है, उसके बाद उनको मिला दिया जाता है, जिसके कारण से जो है वो मिश्र धातु प्राप्त होती है। एक और मिश्र धातु का उदाहरण लेता हूँ मैं। आपके घरों से जुड़ा हुआ उदाहरण है वो सोना, है ना। घरों में जो मम्मी सोना पहनती हैं अपनी, जो घरों में ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं सोने के, बाली हो या नाक की हो, कुछ भी हो, जो रियल फॉर्म सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, ये आप सभी को पता होगा। जो 24 कैरेट का सोना होता है वो बहुत ज्यादा मुलायम होता है। इतना मुलायम कि उसको हाथ से भी खींचा जा सकता है। इतना मुलायम, च्युइंगम की तरह, है ना, बहुत। लेकिन च्युइंगम की तरह वो आसानी से टूटता नहीं है। आप एक अंदाजे के लिए बता सकता हूँ मैं कि अगर 1 ग्राम सोना लेंगे और अगर उसको खींचेंगे तो 1 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 1 किलोमीटर, सही बोला है मैंने, है ना। 1 ग्राम सोने को यदि मैं खींचूं तो 1 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है उस 1 ग्राम सोने का। तो आप सोच सकते हो सोने को कितना ज्यादा लंबा खींचा जा सकता है। ठीक है, एक बार फिर से ज्वाइन करिए सभी लोग। टाइम खत्म हो गया है। फिर से ज्वाइन करिए सभी लोग।